नहीं, आज बाजार से लौटने में बहुत देरी हो गई है। ये रास्ता भी सही नहीं है। घर पर शायद बीवी बहन सब बहुत चिंता कर रहे होंगे। जल्दी जल्दी चलता हूँ। अरे रे 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 रे। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को? तुम्हारा सर चाहिए। कुछ देर बाद गांव वाले उसी रास्ते से घर जा रहे थे। अचानक उन लोगों को नीलेश की लाश दिखाई दी। अरे ये क्या? ये काम किसने कर दिया? हाय हाय हाय, इसके शरीर से तो सिर भी काट कर ले गया है। इसको तो पहचानना भी मुश्किल है अब तो। देखो, थोड़ा पास जाकर देखता हूँ, शायद मैं पहचान लूं कि ये आदमी कौन था। अरे ये तो हमारा नीलेश है। ये कैसे पता तुम्हें? ये देखो, उसके हाथ में जो ताबीज है वो तो मैंने ही उसे दिया था। हे ऊपर वाले, इतने अच्छे लड़के की ऐसी हालत किसने बनाई है? चलो चलो जल्दी से गांव ले चलते हैं। ये कहकर गांव वालों ने नीलेश के शरीर को उसके घर पहुंचा दिया। नीलेश की ये हालत देखकर उसकी बीवी मीनू और बहन रानी रोते रोते कहने लग गई, भैया भैया, ये आपके साथ क्या हुआ भैया? आपकी ऐसी हालत किसने कर दी है? हाँ? क्यों जी, इतनी कम उम्र में मुझे इस तरह विधवा करके चले गए। आप पता नहीं क्या बिगाड़ा था आपने किसी का, जो इतने बुरे तरीके से आपको मार दिया। गांव के शमशान में शव का अंतिम संस्कार करने के बाद गांव वाले फिर से आए हैं मीनू और रानी के पास उन्हें तसल्ली देने। पता है, मुझे लगता है कि जंगल की तरफ ना एक नए डकैत का दल आ गया है। हाँ, ये उसी ने किया है। अगर ऐसी बात है तो आप लोगों ने क्या इस बात पर गौर किया है? कौन सी बात? डकैतों ने नीलेश के बैग से पैसे या फिर उसके उंगली से सोने की अंगूठी कुछ भी नहीं लिया है, बल्कि नीलेश का सिर ही क्यों काट कर लेके गए हैं ये नहीं पता। इस कारण का शायद मैं अनुमान कर पा रहा हूँ। क्या अनुमान लगा पा रहे हैं दादाजी? तुम्हारे भैया नीलेश का सिर जिसने काटा था, फिर क्यों काटा, शायद ये सब ना, इन सब का ही मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ। किसने किया है और क्यों किया है ऐसा हमारा सर्वनाश? आप मुझे भी बताइए। आज से बहुत साल पहले की बात है, तब तुम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। तुम्हारे पिता दिनेश इस गांव का पहलवान था। आसपास के 10 गांव के लोग शक्ति में तुम्हारे पिता के साथ मुकाबला नहीं कर पाते थे। उस वक्त गांव में एक रघु नाम के डकैत का उत्पात बहुत बढ़ गया था। उस दल को प्रतिरोध करने के लिए गांव में एक दिन बैठक की व्यवस्था की गई थी। नहीं, मुझे लगता है कि हमें अभी गांव को छोड़कर भागना ही पड़ेगा। ये डकैतों का दल हमारे गांव को शमशान बनाकर छोड़ देगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हरी चाचा। अब तक हमारे गांव के 5 घरों में डकैती हो चुकी है चाचा जी। वो लोग डकैती करके ही सिर्फ शांत नहीं हो रहे हैं, साथ ही साथ घर के सभी सदस्यों को खतरनाक मौत देकर जा रहे हैं। हाँ, अपने आप को बचाने के लिए हमें यहाँ से भागना ही पड़ेगा। बस एक डकैत दल के डर से हम अपने घर को छोड़कर भाग जाएंगे? कभी नहीं। तो फिर क्या हम यहाँ बैठकर अपने मरने का इंतजार करते रहे? हम क्यों मरेंगे? मरेंगे तो वो लोग। आप उन लोगों को कैसे मारोगे? हम लोग तो सीधे साधे किसान हैं, बस उन लोगों का मुकाबला हम कभी नहीं कर पाएंगे। मैं मारूंगा उन लोगों को। डकैत सरदार का सिर काट के ले आऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। तुम अकेले इतने सारे लोगों के साथ कैसे लड़ पाओगे? मुझे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। अरे आप देखिए तो सही मैं क्या करता हूँ। इस दिनेश पहलवान के रहते हुए आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर तुम्हारे पिता दिनेश हम सब की रक्षा के लिए खुद मुश्किलों का सामना करने चला गया। तुम्हारी माताजी बार बार तुम्हारे पिताजी को मना कर रही थी।
भाग्यवान, आज रात को अब तुम्हें थोड़ा अकेला रहना पड़ेगा। हाँ, लेकिन क्यों? आप आज कहाँ जाने वाले हैं? एक तो गांव में डकैतों का उत्पात बढ़ गया है और ऊपर से मैं एक औरत होकर अकेली कैसे रहूंगी? अरे उन डकैतों का ही तो उत्पात बंद करने जा रहा हूँ मैं। मतलब बोलना क्या चाहते हैं आप? मैं उस डकैत दल को खत्म करके रघु डकैत का सिर काट करके ले आऊंगा। नहीं नहीं, इन सब में मत पड़िए। आपके अलावा गांव में और कोई नहीं है क्या? मैं आपको किसी कीमत पर नहीं जाने दूंगी। अरे सुनो, इतना मत सोचो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अगले दिन वाकई में दिनेश रघु डकैत का सिर काट कर सच में गांव में ले आया था। उस वक्त तुम्हारे पिताजी के कारण ही हमारा गांव डकैतों के हमले से उस वक्त बच गया था। लेकिन इस घटना का भैया की मौत से क्या संबंध है? तुम्हारे पिताजी जब डकैतों को मारने गया था तब उस दल में रघु डकैत का इकलौता बेटा मोहन भी था। तब वो बहुत छोटा था, इसीलिए दिनेश ने उसे छोड़ दिया। मैंने सुना है अभी उसने एक डकैतों का दल बनाया है। हाँ। तो क्या उसी ने मेरे पति को मारा है? लेकिन क्यों? उन्होंने तो कुछ नहीं किया था। सुनो बहुत सुनो। मोहन डकैत बनने से पहले ही तुम्हारे ससुर जी की मौत हो गई थी, इसलिए शायद अपने पिता के मौत का बदला लेने के लिए मोहन ने तुम्हारे पति को मार दिया। लेकिन अभी तक ये बदला पूरा नहीं हुआ है। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो रानी? मेरे पिताजी ने इस गांव की भलाई के लिए जो भी काम किया था उन सब का बदला मेरे भैया को अपनी जिंदगी से देना पड़ा। लेकिन इस गलती की सजा उस महान डकैत को भुगतना ही होगा। नहीं नहीं रानी नहीं, तुम्हारे भैया के बाद तुम ही मेरा एकमात्र सहारा हो, और वैसे भी तुम्हारी शादी तय हो गई है। अब तुम कुछ भी गलत मत करो बहन। जब तक मैं भैया के मौत का बदला नहीं ले लेती तब तक शादी नहीं करूंगी मैं बिल्कुल। आप लोग भाभी को संभालिए, मैं आती हूँ। सरदार सरदार, देखिए देखिए, एक लड़की खुदकुशी कर रही है वहाँ पर। अरे सच में? चलो आगे देखकर चलते हैं कि बात क्या है। ए लड़की, इस घने जंगल में तुम इस वक्त क्या कर रही हो? यहाँ यह सब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? मैंने तो आप लोग का कोई नुकसान नहीं किया। मैं तो यहाँ खुदकुशी करने आई हूँ। अगर मरना ही है तो कहीं और जाकर मरो। जाओ यहाँ से। चुप हो जा। ए लड़की, क्या नाम है तेरा और तू मरना क्यों चाहती है? मेरा नाम रानी है। और क्या कोई ऐसे ही मरना चाहता है? मैं बदनसीब हूँ। क्या हुआ है, ठीक से बताओ हमें। मेरे माँ और पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे और अभी 2 दिन पहले ही एक हादसे में मेरे भैया चल बसे। इसी वजह से मेरी भाभी और गांव वाले मुझे मनहूस कह के घर से निकाल दिए। छी 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 छी। मेरे पास तो कहीं और जाने की जगह भी नहीं है, इसलिए मैं जंगल में मरने आई हूँ। सुनो रानी, जब तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम हमारे साथ चलो, हमारे साथ रहोगी। लेकिन सरदार, इस लड़की को लेकर तू मुझसे ज्यादा जबान मत लड़ा, समझा? बस मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है इस जंगल में, नहीं पता क्या? लेकिन आप लोग कौन हैं? और आप लोग ऐसे देखने में तो साधारण इंसान नहीं लग रहे हैं। जिस जंगल में आज तुम आई हो वो है मोहन डकैत का इलाका। मोहन डकैत? वो कौन है? वो मैं ही हूँ, डाकू मोहन। क्या? नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। अगर आपने मेरे साथ कुछ कर दिया तो? तुम इतनी डरो मत, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है, चलिए। तुम घर के अंदर आओ और बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना भेजता हूँ। ये सब कोई इंसान खा सकता है? ए लड़की, इस जंगल में यही सबको खाना मिलता है, समझी तुम? जो बना कर दे रहा हूँ वही खा लो। क्यों? यहाँ कोई खाना बनाने वाला नहीं है? डकैतों के दल में खाना बनाने वाले?
सच में अब तुम हंसा रही हो। ये सब खा के आप लोग जिंदा कैसे रहते हैं? ये जो मिल रहा है ये बहुत बड़ी बात है। अगर खाना है तो खा लो, नहीं तो खाना वापस लेके जा रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं आपसे कुछ कहूँ? हाँ कहो। आप लोगों के पास खाना बनाने की कोई सामग्री है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। खाना बनाने वाली नहीं है तो सामग्री क्यों लेके आए हम? सुनिए, मैं जो कह रही हूँ आप गांव के बाजार जाकर ले आइए। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए खाना बनाऊंगी। तुम हम लोगों के लिए खाना बनाओगी? हाँ, और अपने लिए भी बनाऊंगी। अब मैं जो बोल रही हूँ वो जाकर ले आइए। ठीक है, बताओ। रानी की बात मानकर मोहन डकैत दल के 2 डाकू बाजार जाकर सब कुछ लूटकर खाना बनाने की सामग्री ले आते हैं। वो सब सामग्री लेकर डकैतों के रसोई घर में रानी सबके लिए खाना बनाना शुरू करती है और मन में सोचती है, मेरे भैया को मारा था तुमने मोहन डाकू, अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी। चलो, खाना बनाने का काम तो हो गया, जाकर सबको बुला लाती हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, इतनी अच्छी खुशबू वाला खाना मैंने आज तक नहीं खाया। सच में सरदार, अब तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है। क्या मैं शुरू करूं? रुको, अब ये खाना कोई नहीं खाएगा। क्यों सरदार? क्या हो गया? क्या हुआ? पहले खाना ये रानी खाएगी, उसके बाद मैं खाऊंगा। क्यों? मैंने क्या खाने में कुछ मिलाया है? आपको क्या मुझ पर विश्वास नहीं है? ज्यादा बकवास मत करो, पहले खाना खाओ। ठीक है, अभी खाती हूँ। ये कहकर रानी खुद खाना खाने लगती है। उसका खाना खत्म होते ही मोहन कहता है, ठीक है, अब तुम लोग खाना खा सकते हो। सरदार, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अमृत पी लिया है। आपने इस लड़की को लाकर बहुत अच्छा काम किया है। सरदार जो करते हैं वो तुम लोगों की भलाई के लिए करते हैं। आज से तुम ही हमारे लिए खाना बनाना, समझी ना? ठीक है, ऐसा ही होगा सरदार। उस दिन के बाद से रानी हर रोज डकैतों के लिए खाना बनाने लगी, लेकिन हर बार खाना खाने से पहले वही खाना मोहन रानी को खिलाता था। उसके बाद ही खुद खाता था। उधर रानी के रूप और गुण से डाकू मोहन मोहित हो गया था। एक दिन वो रानी के पास आया और बोला, रानी, वो मुझे तुम्हें एक बात कहनी थी। हाँ, कहिए, क्या कहना है? तुम्हारे रूप से मैं मोहित हो गया हूँ। तुम में गुण भी बहुत है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आप हैं डकैतों के सरदार और मैं एक मनहूस लड़की। चुप हो जाओ, आगे से ऐसे कभी बातें मत करना। तुम बिल्कुल भी मनहूस नहीं हो। अच्छा, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? आपको पसंद ना करने की तो कोई वजह ही नहीं है। आपने तो मुझे सहारा दिया है। तो फिर चलो आज ही शादी कर लेते हैं। आज ही? हाँ, आज ही। क्यों, तुम्हें कोई आपत्ति है क्या? असल में मैं सोच रही थी कि हमारी शादी किसी शुभ दिन में ही हो। अगले हफ्ते गुरु पूर्णिमा है, अगर उस दिन हम लोग शादी करें तो चलेगा? हम डकैतों में कहावत है कि पूर्णिमा से अमावस्या ज्यादा शुभ होती है। जो भी हो, जो तुम चाहती हो बस वही होगा। आप तब तक सबको बुला कर ले आइए और मैं खाना निकालती हूँ। मेरे भैया के हत्यारे से क्या मैं शादी करूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं यहाँ बदला लेने के लिए आई हूँ। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। उधर मोहन डकैत अपने दल से अपने शादी की बात कह देता है। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी मोहन रानी पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। अभी भी हर बार खाना खिलाने से पहले वो खाना रानी को चखना पड़ता था। धीरे धीरे गुरु पूर्णिमा का दिन आ जाता है। उस दिन दोपहर को खाना बनाते बनाते रानी सोचती है, नहीं, चाहे कुछ भी हो, मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। जो भी करना है मुझे आज करना होगा, उसके बाद देखा जाएगा। खाने में जहर मिलाकर इतनी आसान मौत तो तुम्हें नहीं दूंगी मैं सरदार। ये खाना खाकर तुम लोग गहरी नींद में सो जाओगे, उसके बाद मैं सजा दूंगी। रानी, तुम खाना शुरू करो, तब तो हम खाएंगे ना।
आज तुम दोनों की शादी है ना, इसलिए लग रहा है कि हमारी डकैत रानी थोड़ा शर्मा रही है। मुझे माफ कर दीजिए सरदार, ये शादी मैं नहीं कर पाऊंगी और ना ही सबके डकैत रानी बन पाऊंगी। मतलब तुम अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जहाँ मेरा कोई सम्मान ना हो, मुझ पर कोई विश्वास ना करता हो, पशु से भी बदतर व्यवहार करता हो मुझसे, वहाँ मैं नहीं रह सकती। मैं आज ही चली जाऊंगी। किसने तुम्हारा सम्मान नहीं किया, विश्वास नहीं किया? मुझे बस नाम बताओ, मैं उसका सिर काट दूंगा। आपने किया है सरदार। मैंने? वो कैसे? ये तो मैं जो भी खाना बनाती हूँ सबसे पहले मुझे ही चखना पड़ता है, जैसे मैंने इसमें कुछ मिला दिया हो। आपको मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तो फिर मैं ये शादी कैसे कर सकती हूँ? सही कहा तुमने, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा था। असल में मेरी शत्रुओं की संख्या तो कुछ कम नहीं है, इसलिए मैं किसी पर विश्वास नहीं कर पाता हूँ, पर तुम पे मैं विश्वास कर ही सकता हूँ। आज पहले हम सब लोग खाना खाएंगे। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? हमें किसने बांध कर रखा है इसे? सरदार, क्या तुम हो सरदार? हाँ, मैं हूँ। क्या हो रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रानी, ये सब तुम हमारे शरीर पर क्या छिड़क रही हो? अरे देखो, कौन हमें बंद करके गया है, पहले ये खोलो। गंगा जल छिड़क रही हूँ सरदार, वो शादी से पहले शुद्ध करना होगा ना। गंगा जल नहीं है सरदार, ये तो मिट्टी का तेल है सरदार। ये लड़की तो हमें जलाकर मार देगी सरदार। क्यों रानी, मैंने तुम्हें मौत के मुंह से बचाया, तुम्हें आश्रय दिया, इस डकैत दल की रानी भी बनाना चाहा तुम्हें मैंने, और तुम हमें मारना चाहती हो। तुमने मुझे आश्रय नहीं दिया है, मैं खुद आई थी तेरे पास बदला लेने। बदला लेने? कैसा बदला? मैंने तुम्हारा आखिर क्या बिगाड़ा है? तूने मेरे भैया की हत्या की थी। कौन है तुम्हारा भैया? मेरे भैया है दिनेश पहलवान का बेटा, जिसने तेरे पिताजी को मारा था हमारे गांव की रक्षा के लिए। क्या तुम दिनेश पहलवान की बेटी हो? ठीक किया, मैंने बिल्कुल ठीक किया था उस वक्त जो तेरे भैया को मार दिया। तेरे पिता को तो मार नहीं पाए, इसलिए उसे मारकर मैंने अपना बदला लिया। और अब मैं बदला ले रही हूँ अपने भैया की मौत का। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। एक लड़की को विश्वास करना ही गलत है सरदार। एक बार यहाँ से निकलते ही हम लोग तुम्हें देख लेंगे। निकल तो जाओगे ही, लेकिन मरने के बाद। मिट्टी का तेल छिड़क दिया है, अब बस तुम सबको जिंदा जलाना रह गया है। नहीं रानी, ऐसा मत करो तुम। मुझसे गलती हो गई है, हमें छोड़ दो। तुम लोगों को छोड़ दूं? कभी नहीं। अगर तुम लोगों को छोड़ दिया तो पता नहीं कितने निर्दोष लोग असहाय मारे जाएंगे। इससे तो अच्छा तुम लोग मर ही जाओ। बचाओ, ये लड़की मार डालेगी, हम सबको मार डालेगी। बचाओ, हमें बचाओ। अपना बदला पूरा करके रानी अपने गांव वापस आ गई। गांव के सभी लोग डकैत दल के मरने की खबर से बहुत खुश थे और ऐसी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए सभी रानी के नाम का विजयनाद करने लगे।